अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद कहा है कि इमरान खान को मुज़ाकरात के आगाज़ के बारे में आगाह किया है, लेकिन उनका कहना है कि मुज़ाकरात का टाइम फ्रेम होना चाहिए। जल्द से जल्द हमारे जायज़ मुतालिबात पर कोई पेशरफ्त होनी चाहिए। कोई बैनुल अक़वामी मामला डिस्कस नहीं हुआ। बानी पीटीआई ने हिदायत दी है कि फ़ॉरेन पॉलिसी के मामलात पर चेयरमैन, सेक्रेटरी और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के अलावा कोई बात नहीं करेगा। कोशिश है कि मुज़ाकरात के बाकायदा आगाज़ से कबल मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से मुलाकात हो जाए। 2 जनवरी को हमारे तमाम कमेटी मेंबरान मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी में शामिल असद कैसर ने कहा है कि हुकूमत के सामने 3 निकात रखे हैं। मुल्क में लाकानूनियत बंद की जाए, बानी पीटीआई और सियासी असीर रिहा किए जाएं, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। जबकि पीटीआई के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि हुकूमत से मुज़ाकरात करने वाली कमेटी को फैसले का इख्तियार नहीं है। मुज़ाकराती कमेटी बातचीत करेगी, लेकिन कोई भी फैसला करना इसका मैंडेट नहीं। फैसला सिर्फ इमरान खान करेंगे। जबकि साबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि सितारे हरकत में आ गए हैं, तब्दीली आने वाली है, इमरान खान जल्द रिहा होंगे। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का कहना है कि हम मजबूरी के तहत बातचीत कर रहे हैं। मजबूरी हमारी ये है कि ये फॉर्म 47 पर आई हुकूमत है। मुज़ाकरात के अमल को शुरू हुए अभी 24 घंटे ही हुए हैं। ऐसे में पीटीआई रहनुमाओं के ये तजाद से भरपूर बयानात किस जानिब इशारा कर रहे हैं? खास तौर पर बानी पीटीआई मुज़ाकरात के लिए जिस टाइम फ्रेम का जिक्र कर रहे हैं उससे वाज़ेह तौर पर क्या मुराद है? क्या वो 6 जनवरी के फैसले के हवाले से कुछ फोर्स ही कर रहे हैं, या 20 जनवरी को अमेरिका में आने वाली अहम सियासी तब्दीली, या फिर 9 मई के मनसूबा साजों के मामलात मिलिट्री कोर्ट्स में जाने की हद को वो टाइम फ्रेम तस्वुर किए बैठे हैं? ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि बानी पीटीआई अब जिस मुज़ाकरात का खैर मकदम कर रहे हैं, क्या इस मुज़ाकरात में शामिल हुकूमती कमेटी के पास पीटीआई के मुतालिबात मानने की सकत है भी या नहीं? असद कैसर ने 2 जनवरी से पहले ही ऐसे मुतालिबात हुकूमत के सामने रख दिए हैं जिनको अगर हम मैक्सिमलिस्ट पोजीशन माने तो फिर मुज़ाकरात में मिनिमलिस्ट पोजीशन या मुतालिबात क्या हो सकते हैं। इसी रुख पर गुफ्तगू रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, इफ्तिखार अहमद, शहजाद चौधरी और रज़ा रूमी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। लाकानूनियत बंद, बानी पीटीआई और सियासी असीरों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी, पीटीआई के मुतालिबात, कौन सा मुतालिबा पूरा करना हुकूमती इख्तियार में है? इफ्तिखार साहब, रंग बिरंगे बयानात तो गुज़श्ता रोज़ की मीटिंग के बाद से आना शुरू हो गए। दोनों जानिब से सवाल, ज़रूरत, संजीदगी, गैर संजीदगी, हर मामले पर गुफ्तगू की जा रही। मगर ये जो 3 निकात रखे गए हैं और आज की मुलाकात के बाद जो टाइम फ्रेम का बैरिस्टर गौहर साहब ने आके बताया कि जल्द अज जल्द एड्रेस किया जाए इशूज़ को, हुकूमत के इख्तियार में इनमें से कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें हुकूमत फौरी तौर पर एड्रेस कर सकती है? ये पहली बात है कि मुतालबात 2 थे परसों रात तक, और आज वो 3 हो गए हैं। दूसरी बात है टाइम फ्रेम परसों तक नहीं था, आज टाइम फ्रेम भी शामिल हो गया। ये बात हमारे इल्म में नहीं थी कि जो फ़ैसला भी होगा वो लाजमी तौर पे माना नहीं जाएगा। फ़ैसला वो माना जाएगा जो बानी पीटीआई को मंजूर होगा। अभी 3 नई चीज़ें आ गई हैं। बात हम करना चाह रहे हैं जमहूरी रवैयों के हवाले से। इल्ज़ाम हम दे रहे हैं कि हुकूमत का रवैया जो है बेलचक है, वो बात नहीं करना चाहती थी। अब बताएं कौन बात नहीं करना चाह रहा? मैंने हुकूमत की तरफ से तो कोई ऐसी शर्त अभी तक नहीं देखी। उनकी तरफ से तो ये बयान आ रहे हैं कि हम तैयार हैं, आइए बैठिए बात करते हैं। उन्होंने तो कोई शर्त पहले नहीं लगाई कि हम इस पर नहीं बात करेंगे या इस पर बात करेंगे। अरे ऐसे तो नहीं डायलॉग हो। वज़ीर आज़म ने वैसे बताऊं कुछ देर पहले उम्मीद का भी इजहार किया कि देखना अच्छी बात है ना, पर उधर से पॉजिटिव नोट हैं। और इधर पिछले 24 घंटे और अब जब हम बात कर रहे हैं इसमें से 3-4 नई चीज़ें आ गई हैं। मुज़ाकरात ऐसे नहीं होते कि आप 11 टेबल पे बैठ के बात कर रहे हैं और वहाँ पे कुछ तस्लीम कर रहे हैं और बाहर 1 बजे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या प्रेस से ख़िताब करते हुए उस 11 बजे वाली मीटिंग का भट्टा बिठा देते हैं। ये गलत है। पहले ख़ुद पीटीआई को फैसला करना चाहिए कि वो चाहती क्या है। बता तो रहे नहीं, वो तीसरा हो गया ना। पहले तो था ना कि जी सियासी असीरों की रिहाई, बानी पीटीआई से। पहले तो 2 थे ना, तीसरा भी तो आ गया ना। लाकानूनियत बंद कर, पर वो भी एक सवाल है, वो तो खुद हुकूमत बढ़ता जाएगा ना। लाकानूनियत बंद करो, 144 को कम इस्तेमाल करो, तरीक़ेकार का क्या तय होगा, इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, कब सिविल आर्म फोर्सेस को बुलाया जाएगा, नहीं बुलाया जाएगा, किन हालात में बुलाया जाएगा, कब बुलाया जाएगा, क्यों कर बुलाया जाएगा। ये तो बातें बढ़ती जाएंगी।
वो असल में चाहते ही नहीं हैं कि पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का सियासी सुकून आए। इशू असल में पहले दिन से मैं तो यही कह रहा हूँ, वो पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं चाहते। वो रोज़ एक ऐसा मुतालबा करेंगे जिससे। सर आप एक सियासी जमात पर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। जी मैं कह रहा हूँ, मैं पब्लिकली कह रहा हूँ और मैं ओन कर रहा हूँ अपने लफ्ज़ों को कि वो सियासी इस्तेकाम नहीं चाहते। मैं कह रहा हूँ सब तो नहीं ऐसा चाहते हो ना, मैं भी कोई एलिमेंट्स हूँ। देखें बात सुने, बात मैं करूँ आप नहीं कर रही, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि जिस किस्म की बातें वो कर रहे हैं, मतलब आपने जो 4 बातें मुझे बताई, मुझे इसमें बताएं कि सियासी इस्तेकाम कहाँ से मिलेगा। सर मगर हुकूमत का काम होता है ना, हुकूमत का तो आपने हुकूमत का भी मौक़िफ़ पेश कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर ने वेलकम किया। हाँ तो प्राइम मिनिस्टर कुछ देंगे भी ना उनको, वो अपने मुतालिबात क्या देंगे, वो ही दे सकते हैं जो आइन और कानून के ताबे होगा। तो इन निकात में से क्या है जो प्राइम मिनिस्टर अभी तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ये तहरीरी तौर पे इन राइटिंग आएंगे, कहाँ है इन राइटिंग? जब तहरीरी तौर पे मीटिंग होगी, इन राइटिंग आएंगे, टेबल के ऊपर बात शुरू होगी। वो तहरीरी तौर पर लिख के दें कि इमरान खान साहब को छोड़ दें, रिहा करें। पर हुकूमत कैसे कर सकती है? वो तो अदालत का मामला है। मुझे नहीं पता हुकूमत क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती। पहली बात तो ये है कि जो भी मुज़ाकरात हैं वो कोई किसी पॉइंट्स के ऊपर होंगे ना। ये तो नहीं कि हर घंटे के बाद पॉइंट्स चेंज होते रहेंगे और ये डायलॉग अनलिमिटेड चलता रहेगा। एक तरफ से वो कह रहे हैं कि टाइम फ्रेम तय करें, ठीक, वो टाइम फ्रेम लिख के दे देना कि ये मुज़ाकरात 3 हफ्ते में तय हो जाने चाहिए, तहरीरी तौर पर दे दें, ताकि हमें और मुझे, आपको, हमारे साथियों को समझ आए कि भाई ये तो एक टाइम फ्रेम की बात होगी। ठीक हो गया, ठीक है। वो लिख के कुछ देना और फिर बात आगे चले। रोज़ाना अपने मुतालबात में इजाफा किए जाना मुनासिब रवैया नहीं होगा। सारी कौम इस बात की ख्वाहिश रखती है कि पॉलिटिकल डायलॉग जन्म ले। सारी कौम की ख्वाहिश है कि इस्तेकाम हो मुल्क के अंदर, इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल बेहतर हो, लोगों के दरमियान जो खिंचाव है ये कम हो। ये सारी कौम चाहती है और इसमें दोनों फरीकैन को अपना रोल प्ले करना है। ठीक हो गया जी, ठीक है इफ्तिखार साहब। हसन निसार साहब, हुकूमत से मुज़ाकरात करने वाली कमेटी को फैसले का कोई इख्तियार नहीं, फैसला सिर्फ इमरान खान करेंगे, ये बैरिस्टर सेनेटर अली जफर साहब कह रहे हैं। अभी तो बाज़ाब्ता आगाज़ नहीं हुआ और ख़ुद जमात के अंदर से ऐसी आवाज़ें आना शुरू हो गई। कोई कन्फ्यूजन डायलॉग को लेकर, इस डायलॉग को खुद PTI के अंदर भी मौजूद है, लीडरशिप भी एक पेज पर नहीं है क्या? देखें, जो पाकिस्तान की तारीख़ और जो पाकिस्तानियों का जो मिजाज है और जिस तरह के हम लोग हैं, PTI में फ़ैसला आखिरी इमरान करेगा, उधर भी कोई इंडिविजुअल करेगा। बाकी तो सारी हमें चतर चलाकियाँ हैं। बंदा कोई एक ही है, दोनों तरफ एक एक बंदा होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर एक महज़ब इंसान के तौर पे आप देखें, आपने जो फरमाया लाकानूनियत बंद, कौन अहमक है जो इस पे कुछ डिबेट। अच्छा, बानी PTI और सियासी असीरों की रिहाई, सियासी असीर हैं, कोई डकैत तो नहीं है, बैंक तो नहीं लूटे। अच्छा, वो 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी, तो जुडिशल इंक्वायरी में इसमें क्या प्रॉब्लम? अच्छा, प्रॉब्लम कोई और है। देखें, हमें सदियों पहले सिखाया गया था कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है, जबकि हम जैसे माशरों में लोगों की नीयतों का दारोमदार उनकी ज़रूरियात, उनकी खुदगर्जियों और उनकी तरजीहात पे होता है, पीरियड। ठीक। बाकी रह गया हुकूमती दायरा इख्तियार, तो बीबी पता तो सबको है, को मुंह से फूटे ना फूटे, केड़ी हुकूमत, ये कोई जेन्युइन गवर्नमेंट है, आपको भी पता है, मुझे भी पता। हसन साहब, अगर यही कुछ इमरान खान साहब सोच रहे हैं तो फिर इन मुज़ाकरात का क्या मकसद? फिर वो क्या बात कर रहे हैं? फिर क्यों बैठे हैं अगर वो भी यही सोच रख रहे हैं कि ये हुकूमत क्या है? अच्छा, आपकी परेशानी आयशा, मैं तो वही आपके वाली बात जो आपने कही कि नीयत, आपको मुज़ाकरात करने हैं तो नीयत से करें, नहीं करने तो नीयतन पीछे हटें। सुन लें कि जी ये तो वक्त जाया कर रहे हैं। 77 साल जाया हो गए, 7 दिन 17 दिन जाया और हो जाएंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? बस सर क़यामत की कसर है कि ये जरूरी है कि 77 के बाद अगले 17 मिनट भी जाया नहीं होने चाहिए, ये थॉट प्रोसेस नहीं हो सकता। वो जो कहते हैं ना, वरना ये उम्र भर का सफर रायगां तो है। पाकिस्तान को देखो, बात सुनो, मैं ये जमहूरियत मत छोड़ो, बॉटम लाइन क्या है?
हसन साहब, बॉटम लाइन है फिलहाल निजाम जमहूरी है और उसी को सीधा करने की जरूरत है। अगर सीधा नहीं है तो बिल्कुल जमहूरी नहीं है, तो फिर बदल लेते हैं, फिर बदल लेना चाहिए। हम लोगों ने ढोंग बनाए हुए हैं भाई। आप लोग पृथ्वीराज को मुगल आजम समझ रहे हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं, आपसे एक्सपेक्ट भी यही कुछ करता हूं मैं। इस दिस डेमोक्रेसी, खानदान पे खानदान चढ़ा हुआ है। सर, आईनी कानूनी तौर पर तो जमहूरी निजाम है, अगर इसके अंदर खामियां हैं तो उसे दुरुस्त करने की जरूरत है। चलें, ठीक है, एग्री टू डिसएग्री, ठीक है, तौर पे नहीं, ओके, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक, सही है। रज़ा रूमी साहब, बानी पीटीआई के लिए टाइम फ्रेम की तारीफ किया है। जो आज उनकी मुलाकात हुई चेयरमैन पीटीआई से, वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, जल्द अज जल्द हमारे मुतालबात पर पेशरफ्त और एक टाइम फ्रेम के अंदर हो जाए। 6 जनवरी एक फैसला आना है, 20 जनवरी अमेरिका में मामलात हैं, या मामलात मिलिट्री कोर्ट्स में जाने से पहले पहले वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ कंक्लूड हो जाए। उनको जल्दी किस बात की है? मुज़ाकरात तो कल भी हमने डिस्कस किया, एक प्रोसेस है, इट विल टेक टाइम। वजह उसकी यही है आयशा कि जैसे आपने कहा 6 जनवरी को एक फैसला आना है जो कि अभी कल अनाउंस होना था और वो नहीं हुआ, उसको मौखर कर दिया गया। और वो फैसले का क्या रिजल्ट आता है वो मेरे ख्याल से सभी को पता है। ये एक ही केस है जो कि जिसमें कुछ दम है, कुछ मेरिट है। जितने भी मुकदमे, 100 से ज़ायद मुकदमे बनाए गए इमरान खान पर, और उनमें से अक्सर जो हैं वो आपने देखा अदालतों ने बाहर फेंक दिए। चाहे अदालतें 22 थी, कितनी 22 थी या नहीं थी, बहुत से जो केसेस थे उनमें कोई मेरिट सच नहीं था, सिवाय ये जो 190 मिलियन पाउंड्स वाला जो केस है। तो एक तो ये वजह है। दूसरी वजह जाहिर बात है कि आपने उसका खुद इशारा कर दिया कि जनरल फैज हमीद से जो पूछगिछ हो रही है, जो इन्वेस्टिगेशन जारी है, उसमें उसी की आड़ में इमरान खान को भी मिलिट्री कोर्ट में जो है ट्राई किया जा सकता है। और उस चीज से पहले पहले अगर किसी समझौते या किसी एग्रीमेंट पे बात होती है तो मेरे ख्याल से वो दोनों फरीकैन ही चाहेंगे कि ये मजीद ना बढ़े, क्योंकि मुल्क में एक स्टैंड ऑफ, या जैसे अभी इफ्तिखार साहब भी कह रहे थे कि मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आ रही, और उसमें ठीक है क्या है कि जो भी उनकी हिकमत अमली है कि ना आए, बिल्कुल प्रेशर में रहे इस्टेब्लिशमेंट, प्रेशर में रहे हुकूमत, और मईशत प्रेशर में रहे ताकि उनकी बात सुनी जाए। अब वो सही है गलत है, बहरहाल ये उनकी हिकमत अमली है। मगर यहाँ पर एक दो बातें हैं जो कि आपने शराइत का जिक्र किया। देखिए, सबसे पहले तो मई 9 का मामला है, उसके ऊपर तो बहुत वाज़ेह तौर पर कोई उसमें कोई आपको सोर्सेज की जरूरत नहीं है, कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। ISPR के मुतअद्दिद बयानात आ चुके हैं ऑन रिकॉर्ड, जहां पर उन्होंने कहा, फिर फॉर्मेशन कमांडर्स की जो पिछली मीटिंग हुई थी, कोर कमांडर्स का जो एलामिये 2-3 जारी हो चुके हैं, उनमें बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है इदारे की कि मई 9 के ऊपर वो पीछे नहीं हटना चाहते। अब जाहिर बात है उसके ऊपर लोग ये बात कह सकते हैं कि भाई सियासत है और सियासी लचक दिखाने की ज़रूरत है, मुल्क को आगे चलाना है, लेकिन इदारे का तो व्यू फिलहाल ये है, उस पर यही, इससे कम पे बात नहीं होगी कि खान साहब माफ़ी मांगे या कुछ रिग्रेट करें और आगे बढ़ने की बात करें। एक तो ये। दूसरी जो स्टम्बलिंग ब्लॉक है आयशा, वो मौजूदा निज़ाम को फिल फॉर रैप अप नहीं करना चाहती इस्टेब्लिशमेंट। वो ये चाहते हैं कि उन्होंने जिस तरह से मेहनत से फरवरी 2024 में इसको तरतीब दिया है, मुरतब किया है, ये इसको अगर आप उखाड़ फेंकेंगे तो मुल्क की मईशत डूबेगी, एकदम फिर से बेयकीनी होगी। वो चाहते हैं कि कुछ साल जो है इसको चलाया जाए, मईशत को IMF का प्रोग्राम जो है कम अज कम मौजूदा उसको इम्प्लीमेंट करके स्टेबलाइजेशन जिसे कहा जाता है IMF की ज़बान में, वो उसका बंदोबस्त किया जाए। और उस पर कम यहाँ पर मसला है, खान साहब की जो अवलीन शर्त होगी अपनी रिहाई के बाद वो ये होगी कि फौरी तौर पर नए इलेक्शन कराए जाएं ताकि वो जीत कर वजीर आजम हाउस में पहुंच जाएं। ये बात, इसके ऊपर अब होगी निगोसिएशन। ये अभी इसका हल नहीं होगा, ये कुछ महीने, 3 महीने, 6 महीने लगेंगे, लेकिन बिल आखिर ये होगा। उसके बगैर ये मुल्क की जो है मामला आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अभी 5 हमले तो महमूद गजनवी ने कर दिए, 17 की जो है नवीद सुना चुके हैं, अली अमीन गंडापुर जी, और 3 जंगे पानी हैं। अगर आप उसको 17 + 3 जमा करें तो 20 अटैक्स अभी बाकी, उसमें से 15 अटैक्स बाकी हैं। तो कब तक रोकेगी रियासत? कितनी बार गोलियां चलेंगी, कितनी बार कंटेनर लगेंगे? ये बार बार का जो मसला है, इसको डायलॉग इसीलिए होता है
कि भाई आप कोई बीच की बात करें, अगर आपने मिड टर्म इलेक्शन कराना है, 3 साल बाद कराना है, किन शराइत पे करना है और खान साहब की रिहाई होनी है, तो फिर उसके ऊपर बात की जाए और ये मामला तय किया जाए। दुरुस्त हो गया। शहजाद चौधरी साहब, जो अभी हसन निसार साहब ऊपर बात कर रहे थे, जो सवाल का हिस्सा भी, अगर मैं उसको इस तरह रखूं कि मुल्क में आईनी और कानूनी निजाम तो मौजूद है, केपी में हुकूमत है पीटीआई की, एमएनएस एमपीएस बैठे हैं, तो फिर लाकानूनियत से क्या मुराद है? अगर वो कहते हैं कि रिहाई दे दी जाए तो अदालतें मौजूद हैं, रिहाई तो अदालतें करेंगी, हुकूमत रिहाई नहीं दे सकती। अगर वो 9 मई को लेकर कहते हैं कि जुडिशल कमीशन बनाएं, मगर यहाँ रियासत और इस्टेब्लिशमेंट की रेड लाइन मौजूद है, सवाल यह है कि पीटीआई की कमेटी फिर हुकूमत से क्या मांग रही है? साथ ही कहते हैं कि एक टाइम फ्रेम के अंदर दो, हुकूमत दे क्या सकती है इन मामलात में से उनको? अच्छा, एक तो आपका जो सवाल है इन्हीं कंडीशंस के ऊपर जो आपने आइडेंटिफाई की हैं, आपने कहा कि हुकूमती दायरा कार में आती भी हैं या नहीं आती। तो अगर तो ये सवाल आपका बुनियादी रखा जाए तो फिर मुझे ये बताइए कि वो हुकूमत जिसके दायरा कार में ये चीज़ें नहीं हैं, ये नहीं कि ये करना चाहिए या कैसे करना चाहिए, दायरा कार की बात हो रही है। और अगर हुकूमती दायरा कार में नहीं आती तो फिर हुकूमत किस नाम की, हुकूमत क्या कर रही है? तो ये तो आप हुकूमत की अफादियत पे सवाल उठा रही हैं ना। मतलब कहने का मतलब ये होगा कि हुकूमत तो फिर नाम की है, हुकूमत तो है ही नहीं। सर, अदालत के मामला तो हुकूमत हाथ में नहीं ले सकती ना शहजाद साहब। सौदेबाजी की हुई है कि हम ये प्रिविलेजेस और पर्क्स एंजॉय करेंगे, मजे करेंगे। मैं तो आपकी कंडीशंस के ऊपर बात कर रहा हूँ, आपके सवाल पे बात कर रहा हूँ। अभी तो मैं अदालत उन चीजों पे आई नहीं जो आपने सर, मैं यही तो कह रही हूँ कि वो हुकूमत से वो मुतालबा रख रहे हैं जो अदालत का काम है। एक हुकूमत किस नाम की जो अगर उसको अरे आप एक चीज को लेके बैठ गई, मैं आता हूं उसके ऊपर भी। आप सब्र करें थोड़ा सा, मुझे प्रेमाइज तो सेट करने दें जरा। अच्छा जी, कीजिए। मुझे बताए ना, हुकूमत दायरा कार में नहीं है तो हुकूमत किस नाम की है? ये सौदेबाजी करके आई है कि ठीक है हम अय्याशी करेंगे, एंजॉय करेंगे, हम बैठेंगे और असेंबलियों में हम अपनी तनख्वाहें लेंगे, लेकिन हम हमारे दायरा कार में कुछ नहीं है। ये तो बड़ी आसान जिंदगी है। सही कि अय्याशियां करो, पैसे खाओ, फंड करो और उसके बाद बोलो कि मेरे तो दायरा कार इख्तियार में कुछ नहीं। ये तो बहुत आसान जिंदगी है। हमने हर हुकूमत को ये हाथ दिया, उसने कहा मेरे तो इख्तियार में नहीं था। इसीलिए तो फिर ये सब कुछ बार बार होता रहता है आपके साथ। बारह आ जाइए आपके सवालात के ऊपर। और अगर ऐसी हुकूमत हो तो उसको सोचना चाहिए कि वो किस मुंह के साथ बैठी है वहां पे, किस मुंह के साथ लीड कर रही है अपनी आवाम को नॉमिनली अपने कहने के मुताबिक। आ जाएंगे 4 चीजों के ऊपर। लाकानूनियत बंद होनी चाहिए। आप इसको आज आप सेपरेट पॉइंट बना के बता रही हैं। मेरा ख्याल है जो इसको मिलाएं असीरों की रिहाई के साथ। क्या मतलब है कि लाकानूनियत बंद, यानी गैर कानूनी तौर पर बंदे उठाए जा रहे हैं और उनको बंद किया जा रहा है। अगर एक हुकूमत ये नहीं जानती और जानती है, अगर मिसाल के तौर पे कि मैंने 200 FIR करवाए हैं फलाने के खिलाफ, 92 फलाने के खिलाफ, 50 फलाने के खिलाफ, उसको पता है इनमें से कितने सच्चे कितने झूठे हैं। उसी तरीके से जिस तरह 25 किलो हेरोइन का राना सनाउल्लाह के ऊपर डाल दिया गया था, बाद में कहा गया ये तो गलत था, भाई गलत। इसी तरीके से हर हुकूमत जानती है कि सच क्या और झूठ क्या। कितना आसान है कि जो गलत FIRs हैं, जो गलत मुकदमात कायम किए गए हैं, उनको हुकूमत अपने तौर पे खुद खत्म कर दे। इससे बेहतर इनिशिएशन किसी भी चीज की, टॉक्स की नहीं हो सकती। अगर आप ये काम कर लें, आप बाकी मुल्जिम हैं किसी और के, आप उसी पे जाके फंसेंगे ना 9 मई के ऊपर। आप कहेंगे यार उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, और आप बिल्कुल बजा कहेंगे जब आप कहेंगे 9 मई के ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि किसी और ने इल्जाम धरा है इन लोगों के ऊपर। तो 9 मई के मामला जो है मुकदमात के थ्रू जाएंगे, अदालतों में जाएंगे, मुकदमात में जाएंगे। लेकिन जो आपने किया है, और किसी के कहने पे भी अगर किया है, लेकिन किया आपने और अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए किया, तो उसका तो आपको पता है। लाकानूनियत का तो हसन निसार साहब ने बता दिया। लाकानूनियत और असीरों की रिहाई, ये मिले हुए 2 पॉइंट्स हैं। कौन सा ऐसा मुल्क है जो कहेगा कि लाकानूनियत बंद नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये चलती रहनी चाहिए? अब 9 मई और 26 नवंबर मैं क्या करूं इनमें से? अगर मैं मिसाल के तौर पे मुझे इन तीनों के ऊपर फैसला करना, मैं हुकूमत की बात छोड़ता हूं। मेरा ख्याल है कि मैं बातचीत के अंदर जाहिर ये करूंगा कि 9 मई में एक तरफ ने ज्यादती की, 26 नवंबर को हो सकता है कि दूसरी तरफ से ज्यादती हुई है। ये नहीं कि इससे नुकसान दोनों तरफ का हुआ, बहुत बड़े नुकसान हुए। और 26 नवंबर हो सकता है 24 नवंबर को कोई कह दे कि 24 नवंबर हुआ तो 26 नवंबर हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि, और अगर उसके ऊपर जाएंगे तो कहेंगे कि अच्छा इससे पीछे चले जाओ, तो शायद 2023 का जो पहला पूरा साल था वो ज्यादती थी। तो इसमें फिर कोई एंड नहीं है कि आप कहां तक जाओगे।
इन मुज़ाकरात का मतलब ये है कि आपने जो गंद खेलना था, जो गंद क्रिएट करना था, कर लिया। अब इससे आगे कुछ साफ सफाई का और शफाफियत का रास्ता लेके आगे निकालें अपने लिए। तो मेरा ख्याल है उसमें से बहुत कुछ किया जा सकता है। ठीक है। आप बारहा ये कहते हैं आप लोग कि इसमें शायद पीटीआई का फायदा हो। पीटीआई का फायदा हो सकता है क्योंकि उनके पास और खोने को कुछ नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा फायदा हुकूमत का होगा कि वो मुज़ाकरात के अमल के साथ बहुत सारे महाजों को खामोश कर पाएगी और फिर ऐसी जैसा मैंने कल भी कहा था, मेन स्ट्रीम कर पाएंगे हम इस पार्टी को जो कि इश्ताल और इंतशार की सियासत की तरफ माइल होती जा रही है। हम उसको ले आएंगे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ले दे के इंक्रीमेंटली, आहिस्ता आहिस्ता। आपने पूछा क्या हासिल किया जा सकता है? असीरों की रिहाई आहिस्ता आहिस्ता हासिल की जा सकती है। ये एक पॉइंट है जो हुकूमत के इख्तियार में है कि सही और गलत को अलग करे। बीच में लुकमे होते हैं, जरा ये थोड़े रोक लें, थोड़ी देर के रोक लें। अच्छा जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में। और उसके बाद फिर से हासिल भी किया जा सकता है। हासिल हमारी हुकूमत की अपनी जमहूरियत की तरफ सफर को, जहां आज आप कह रहे हैं कि हमारे अगर वो कोई कहे कि हमारे तो कंट्रोल में कुछ नहीं है, तो आपको वहां तक पहुंचना है जहां पे आप कह सकें कि हुकूमत के कंट्रोल में ये मामला हैं। वहां का सफर तय करने के लिए सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। पीटीआई को भी अपने साथ मिलाना पड़ेगा। तो पीटीआई को अगर आप दुश्मन ही गिनते रहेंगे और ये कहते रहेंगे कि ये लोग पाक पे हमला करते हैं या हमला आवर होते हैं, तो मेरे ख्याल में उससे फिर आपके मामलात हल नहीं होंगे। मामलात उसी तरीके से हल होंगे कि मिलके बैठें और मुज़ाकरात के थ्रू उनको भी पता है कि पाकिस्तान के हक में क्या बेहतर है। ठीक हो, मेरा ख्याल है कि उस तरफ चलने की जरूरत है। हमें खाम में सवालात उठाने इस किस्म के जिसके अंदर के स्पेकुलेटिव जिसे मौका मिले वो नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल डायलॉग ही वाहिद हल है आगे बढ़ने और सियासी इस्तेहकाम के लिए। मगर अहम ये है वही बात दोबारा से कि गुफ्तगू पर कम आया जाए, निकात, एतराज़ात और खदशात जो हैं सियासी जमातों के लीडर, उसका इजहार कुछ दिन के लिए ज़रा कम कर दें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे ज़िला कुर्रम में कशीदगी और वहाँ के हालात, हुकूमती इक़दामात, नाअहली और कोताही कहाँ रही। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ज़िला कुर्रम को आफतज़दा करार देते हुए रिलीफ एमरजेंसी की मंजूरी दे दी है। रिलीफ एमरजेंसी में अद्वियात, अशिया खुरोनोश और एयर सर्विस के जरिए आमदो रफ्त शामिल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि इलाके के लोग अमन चाहते हैं, लेकिन कुछ अनासिर फ़िरक़ा वाराना मुनाफरत के जरिए हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। अक्टूबर से पारा चनार टल की वाहिद मेन शाहराह हर किस्म के आमदो रफ्त और ट्रैफिक के लिए बंद है। पारा चनार का दीगर अजला के साथ ज़मीनी राबता मुनक़ता रहा है, जिसके बायस अपर कुर्रम को 2.5 माह से किसी भी किस्म की सप्लाई नहीं हो रही। 50 से ज़्यादा बच्चों की हलाकत की खबर है। अपर कुर्रम की 4 लाख नफूस पर मुश्तमिल आबादी इलाके में महसूर होकर रह गई है। रास्तों की तवील बंदिश की वजह से पारा चनार में इंसानी अलमिया ने जन्म ले लिया है। अशिया खुरोनोश, मेडिसन, फ्यूल, लकड़ी, हर चीज़ का ज़ख़ीरा ख़त्म हो चुका है। शहरी बुनियादी अशिया ज़रूरिया के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। 21 नवंबर को अपर कुर्रम से पेशावर और पेशावर से अपर कुर्रम और सूबे के दीगर इलाकों को जाने वाली गाड़ियों के काफिले पर नामालूम अफराद ने हमला किया था। इसमें इब्तिदाई तौर पर तो 44 अफराद हलाक हुए। इसके बाद अगले रोज अपर कुर्रम के इलाके अलीजई से लोअर कुर्रम के इलाके बगन और करीबी देहात में मुसल्लह अफराद ने हमला किया। बाजार और दुकानों और मकानात को आग लगा दी गई। इस झड़प में 32 अफराद हलाक हुए। जिला कुर्रम में तशद्दुद के वाक़यात की तारीख बहुत पुरानी है। कुर्रम को इंतहाई स्ट्रेटेजिक अहमियत हासिल है। कुर्रम, जिसे अमरीकी मिलिट्री ने पैरिट बीक का नाम दिया, यह अफगान दारहुकूमत काबुल से कुछ ही फासले पर वाक़ है। इसी जोग्राफियाई खसूसियत की वजह से 1980 की दहाई में अफगान मुजाहिदीन ने कुर्रम को जंगी बेस के तौर पर इस्तेमाल किया। तक़सीम हिंद से पहले भी कुर्रम में फ़िरक़ा वाराना कशीदगी की एक तारीख रही है। तक़सीम हिंद के बाद फ़िरक़ा वारियत का पहला वाक़या 1961 में सदह में पेश आया। बाद 1987, 1996, 2007, 2008, 10, 11, 20, 2022 और 23 में भी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुतअद्दिद बार कशीदगी के वाक़यात रूनुमा हुए। ज़िला कुर्रम में जिन मसाइल का हल नहीं निकल पाता, उन्हें फ़िरक़ा वारियत का रूप दे दिया जाता है। कुर्रम में ज़मीन, जंगलात, पानी, मादनियात पर लड़ाइयाँ शिद्दत इख्तियार कर लेती हैं और ये फ़िरक़ा वाराना तनाज़े में तब्दील हो जाती हैं। इसी मामले पर सवाल रखेंगे पैनल के सामने इस तरह से। जिला कुर्रम में फ़िरक़ा वाराना कशीदगी की तारीख। हालिया कशीदगी 200 से ज़ायद हलाकतें, 50 बच्चे जाँ बहक, जिम्मेदार कौन?
तारीख का जबर सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत? शहजाद चौधरी साहब, क्या ये कहकर सरफे नज़र किया जा सकता है एक तारीख सदियों से, सालों से ये वाक़यात ऐसे ही हो रहे हैं, पहली जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की वहां तक रख के छोड़ दिया जाए, वफाकी हुकूमत तक लाया जाए, या मजमूई तौर पर रियासत को मामले को टैकल करना था? किस रुख पर इसका एनालिसिस किया जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं तो हल निकालना है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि तारीखी जबर के ऊपर हम इसको लाद सकते हैं इसकी जिम्मेदारी। मेरा ख्याल है कि मामलात को जब बहुत गंभीर ज़्यादा हो गए उस वक्त हुए जबकि एक जिसे कहते हैं ना कि हथियारों की फराहमी उस इलाके में ज़्यादा हुई, लाकानूनियत ज़्यादा हुई। जब लोगों ने देखा कि आप चाहे कभी हुकूमत या कभी हुकूमत किसी और के लिए जब काम कर रही है, जिस तरीके से आपने मुजाहिदीन का जिक्र किया और उनको वहाँ पे बेस बना के लॉन्च किया गया, तो जब ये सब कुछ वहाँ पे चला तो उस जगह के ऊपर ये एक दहशत को इस्तेमाल करना, हथियार को इस्तेमाल करना, कानून को अपने हाथ में लेना, वैसे भी एक कबायली कल्चर के अंदर बंदूकें और तो ये तो इनका हिस्सा होती हैं, लेकिन इस लेवल पे इतना आज़ादाना इस्तेमाल बदकिस्मती से उस वक्त शुरू हुआ जबकि पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि हम अफगानिस्तान के मामलात के अंदर, और मैं 1980s की बात कर रहा हूँ जब ये फैसला हुआ, उसके बाद जब हथियार इतनी फरावानी से आए हैं तो फिर ये मामलात ज़्यादा गंभीर, ज़्यादा इस तरीके से हो गए कि छोटी सी कोई और मुहर्रिक कुछ भी हो, लेकिन ये फौरन ही, क्योंकि इलाका इस 40-45% आपको वहाँ पर फिका जाफिया वाले मिलेंगे और गालिबन 55% या 50%, तो आधा ही आधी आबादियां इस तरीके से, छोटे टुकड़े नहीं हैं, बटी हुई हैं। जमीनों का मामला हो, आपने खुद का कानों का मामला हो, किसी और चीज का हो, वो खाम खा में एक जंग जो है वो बदल जाती है। और फिर उसके बाद जो टर्फ को कंट्रोल करना और रास्ते बंद करना और लोगों को तंग करना और इस तरीके से, यानी आप हुकूमत की भी रिट वहां पे खत्म हो जाती है। ये मामलात है और हुकूमत की रिट इस वक्त मुकम्मल तौर पर खत्म हुई है। सवाल ये पैदा होता है, इस वक्त एक और मसला है और इसका भी हमें इदराक होना चाहिए। टीटीपी अक्रॉस बॉर्डर से, और वहां पर सबसे आसान रास्ता है अफगानिस्तान से आने का और अफगानिस्तान में जाने का, कुरम एजेंसी के अंदर, तो वहां से टीटीपी की जो एक्सेस है इन इलाके तक सबसे आसान है और सबसे वो बड़ी फ्रीक्वेंट होती है। जब भी कोई इस किस्म का मामला होता है तो टीटीपी वाले आके उसके अंदर एक उसको ज्यादा और इश्ताल दे देते हैं, उसका हिस्सा बन जाते हैं। उससे भी बहुत ज्यादा परेशानी और वहां पे कत्लो गारत होती है और जो मुश्किलात आती हैं। रियासत इनके लिए क्या कर सकती है, सवाल ये पैदा होता है। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो अमायदीन जो वहां के हैं उनको मिला के मामलात को दुरुस्त करना चाहिए। पाकिस्तान भर में हमारी जो फिरका वाराना एक हम आहंगी है वो मौजूद है और उसी को वहां पर एक्सटेंड करने की जरूरत है। मेरा ख्याल है उन उलमा को इस्तेमाल करना चाहिए जो कि उस जगह पे काम कर सकते हैं। पाकिस्तान की रियासत की रेट किसी न किसी शक्ल में ऐसी हालत में होनी चाहिए कि जिसको तमाम लोग कबूल करें। लेकिन इस ऐसे वक्त में जबकि दोनों अतराफ एक दूसरे से एक किस्म की जंगो जल्द के माहौल में है, मोर्चा जन है, उस वक्त अगर जाती है फौज जाती है या कोई और यूनिफॉर्म्ड एलिमेंट्स जाते हैं तो वो उनको किसी ना किसी साइड के ऊपर किसी का साथी कहा जाएगा। मेरा ख्याल है कि इसका सियासी हल और कबायली हल ढूंढ के उसके बाद फिर फौज का ऐसा मामला प्रेजेंस होनी चाहिए जो कि वहां पे पीस को सस्टेन कर सके। ठीक हो गया। रज़ा रूमी साहब, ये जो बात अभी शहजाद साहब ने एक बात बोली 80 की दहाई या हथियारों की फरामी बेस कैंप बनाए सब, तो मुझे इससे ख्याल आया कि बच्चे जब खेलते हैं या वो खिलौनों के साथ लगे सिखाया जाता है कि आप मैस अप कर रहे हैं तो क्लीन अप भी करना है। ये हमारे यहाँ हम अगर कुछ स्ट्रेटेजी या कुछ बनाते हैं तो फिर इलाके क्लीन अप उस तरीके से नहीं हो पाते, ये हम देखते हैं। अभी इस पूरी सूरत हाल में देखा जाए, अब हालात पे नहीं डाला जा सकता, कहीं ना कहीं तो जिम्मेदार बनना है, किसी को चीजों को हल करना है, जिस भी तरह हल निकालना है। सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, रियासत, मजमूई तौर पर सब ने इसके अंदर अपना अपना हिस्सा डाला है, तो हल क्या है? वही जो शहजाद साहब कह रहे हैं। जी बिल्कुल, शहजाद साहब से मैं इत्तेफाक करता हूं और इस मसले को 3 लेवल्स पर देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप उसको मकामी सतह के ऊपर जो उन्होंने बात की कि इलाके के अमायदीन जो हैं और चूंकि वहाँ पे सेक्टेरियन टेंशन्स जो हैं वो कोई नई नहीं है, उनकी एक तारीख है, एक सदी की तारीख है, बल्कि वो उसको देखना पड़ेगा। फिर आपने ये देखा कि वहाँ पर ये सारे जो इलाके थे इनको खैबर पख्तूनख्वा में ज़म किया गया मुख्तलिफ एजेंसीज़ को, लेकिन उस तरह से वहाँ पे जो लोकल हुकूमत होती है, जो गवर्नेंस के जो मुख्तलिफ इदारे होते हैं वो कमज़ोर रहे और उनको अभी तक उस तरह से मुस्तहकम नहीं किया गया जिससे कि वहाँ के लोकल मसाइल हल हों। इनके पीछे एक लैंड डिस्प्यूट्स का भी एक बड़ा मसला रहा है कि ज़मीन के ऊपर जो है तनाज़ात वो भी इसका बाइस बनते रहे खून रेजी का। और ये अगर वहाँ पर इंसाफ की फरामी हो, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो यकीनन बहुत सारे इन मामलात के ऊपर गौर किया जा सकता है और उनको ठीक किया जा सकता है।
दूसरा लेवल आता है सूबे के लेवल के ऊपर। सूबाई हुकूमत जो है खैबर पख्तूनख्वा की, उसकी तवज्जो इस तरफ है ही नहीं। ये कितने हफ्तों से, महीनों से ये मसला चल रहा है। 200 से ज्यादा, अभी आप खुद ही कह रही थी, जो लोग हैं वो यहाँ पर जहाँ बहक हुए हैं। बच्चों के लिए दवाइयाँ, खाना, फार्मूला मिल्क, उसकी स्टोरीज आई हैं कि वो इस कदर जिसे कहते हैं वल्नरेबल हैं। हम यूं तो बड़ी बात करते हैं कि गजा में बच्चों के साथ क्या हो रहा है, दिन भर सोशल मीडिया पे लोग लगे रहते हैं, हम बेशमूल मेरे, लेकिन जो अपने मुल्क में और अपने हमारे जिसे कहते हैं हमारी नाक तले जो कुछ हो रहा है वहां पर तवज्जो नहीं जाती, और सूबाई हुकूमत की तो बिल्कुल भी नहीं जा रही। इसके ऊपर तो सूबाई हुकूमत की जो है आईने पाकिस्तान के तहत जो लॉ एंड ऑर्डर है वो एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, और इसके लिए अगर सूबे से ये नहीं कंट्रोल हो रहा तो फिर वो वफाक से मदद मांगते हैं, वो पैरामिलिट्री से मदद मांगते हैं, वो आर्मी से मदद मांगते हैं। तो बात यह कि अभी तक क्या इनिशिएटिव लिया है, उनकी सारी तवज्जो तो रही है इस्लामाबाद में कि कहाँ से उन्होंने लोग लाने, यहाँ पे चढ़ाई करनी है 1 बार 2 बार 3 बार। और जब आप इस तरह की मामला होगा तो फिर आप अपनी बैकयार्ड में तवज्जो नहीं देते, और ये मामला जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फेस्टर करता रहता है। और आज ये सूरत हाल होगी है कि ये इतना बड़ा एक संगीन, मैं समझता हूँ, खून की होली खेली जा रही है और उसके ऊपर बात ही नहीं होती। और तीसरा लेवल फिर फेडरल गवर्नमेंट का है, जो कि फेडरल गवर्नमेंट का काम जो है वो मुल्क का जो फॉरेन पॉलिसी है और जो सिक्योरिटी है। क्योंकि देखिए जैसे अभी शहजाद साहब ने कहा, ये अफगानिस्तान से मुल्क है और वहाँ पे जो कुछ टीटीपी के वहाँ पे बेसिस है अफगानिस्तान में, दूसरी जानिब ईरान का भी इसमें यहाँ पर रिपोर्ट होता रहा है इन्फ्लुएंस, और ये एक तरह से एक प्रॉक्सी जंगो जदल का मैदान भी बन गया है कि यहाँ पे जो हमारे पाकिस्तान से बाहर की जो नेबरिंग कुव्वतें हैं वो भी यहाँ पे इंटरफेयर कर रही हैं, इंटरवीन कर रही हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि मैं कंस्पिरेसी थ्योरीज में यकीन नहीं करता बिलअमूम, लेकिन यहाँ पे कुरम की जो जिस तरीके से यहाँ पर एक कांस्टेंट मामला जारी है, ये तो बहुत एक खतरनाक मामला है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कि ये सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन जो है हमारे मुल्क की, उसको उसके साथ शदीद तरीके से वो उसको उकसाया भी जा रहा है, उसको इस्तेमाल भी किया जा रहा है। और खुदा ना खास्ता हमने देखा है कि अभी शाम में, इराक में, दुनिया भर की और ममालिक में क्या हुआ है। तो हमें कम से कम सीखना चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट का इसमें रोल बनता है। और फाइनली आयशा, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने इसको एक पूरा आपने इसको एक सेगमेंट दिया है। अगर आप हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया का हाल भी देखें तो वहां भी कुरम को शाज़ो नादिर ही वो तवज्जो दी गई है। मैं आज जब आपने सवालात भेजे थे तो मैंने कहा कि मैं रिसर्च करूं, तो पाकिस्तानी अखबारात में, अंग्रेजी के बड़े बड़े अखबारात में ऐसे इक्का दुक्का स्टोरीज हैं। यानी कि हमने ये जहमत भी नहीं की कि हमारे 200 शहरी जो हैं वो इस दुनिया से चले गए हैं और सैकड़ों हजारों लोग, खानदान और बच्चे जो हैं वो वल्नरेबल हैं, लेकिन चूंकि वो कुरम है, वो दूर दराज है, हमारे कान पे जू नहीं रिकती। हमारी सारी तवज्जो जी डी चौक, अडियाला। तो मीडिया का रोल इसमें बहुत अहम है और मीडिया को ये सवाल करना चाहिए सूबाई हुकूमत से। देखिए कराची में बारिश होती है तो सिंध हुकूमत की वो बैंड बजाई जाती है कि जी नाकाम हो गई, इस्तीफा दे दो मुराद अली शाह। तो यहाँ पे 200 लोग मर गए तो किसी के इस्तीफे का मुतालबा आया? वैलिड पॉइंट रज़ा रूमी साहब, बहुत वैलिड पॉइंट। वहाँ पे मरियम नवाज अगर कोई वो पुलिस की वर्दी पहन के पहुंच जाती हैं तो वो कहते हैं जी क्या शोबाजी शोबाजी हो रही है। क्या किसी ने अली अमीन गंडापुर से सवाल किया कि आपके सूबे में ये क्यों हो रहा है? तो ये मीडिया का काम है और ये पूछना लाजिम है। दुरुस्त हो गया जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हसन निसार साहब और इफ्तिखार साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। हसन निसार साहब, जब हम जिला कुर्रम की बात कर रहे हैं, हालिया तशद्दुद, सूबाई हुकूमत की नाअहली बहुत वाज़ेह होकर सामने आ रही है। क्या वफाकी हुकूमत अर्लियर उन्हें अलर्ट कर सकती थी, किसी और तरह की मदद कर सकती थी? किस तरीके से इसका बेहतर हल निकाला जा सकता था, निकालना चाहिए? आयशा, पहली बात तो ये है कि शहजाद साहब और रूमी साहब से मुकम्मल इत्तेफाक के बाद मैं एक और तरह की बात ऐड करना चाहूँगा। मुकम्मल इत्तेफाक के बाद बहुत खूबसूरती से उन्होंने बयान कर दिया है कि देखो सेपियंस की मिलेनियंस पे मुहीत जो तारीख़ है वो हमें तफसील से बताती है कि ज़्यादातर आदमजात जो हैं वो इंसान नहीं, सब मैन होते हैं या मैनिमल्स होते हैं।
थोड़ा आदमी थोड़ा जानवर, इसी तरह सब मैन बंदा होने से 2-4 कदम 10 कदम नीचे और इंसान, ये इस तरह की सूरत हाल होती है। वरना जो अभी आपने कहा बच्चे, यानी 50 बच्चे, दुनिया का मतलब जंगल में मासूम बच्चा पड़ा हो, शेर नहीं उसके चीरे फाड़ेगा, भेड़िया भी उसको छोड़ देगा, बंदरिया भी उसको दूध पिलाएगी। ये 50 बच्चे, ये हमने बोल दिया एक बात, वो ठीक है रूमी साहब ने, कि यहाँ हम तो परवाह नहीं करते, वो हमारी नज़रों से ओझल हैं। अच्छा, ज़्यादातर इंसान चूँकि सब मैन या मैनिमल्स होते हैं जिन्हें सिर्फ तालीम, और ये नहीं जिसकी तरफ शहजाद साहब ने, नहीं वो तालीम नहीं है, जिन्हें तालीम और तरबियत से इंसान बनाया जाता है। हमारे सामने एक सादा मॉडल है। स्कैंडिनेवियंस को आज देख के खुदा की कसम यकीन नहीं आता कि ये वाइकिंग्स की औलादें होंगी, जो तातारियों से ज्यादा सफाक और वहशी थे। मैं जब जाता हूं हैरान रह जाता हूं, किसी और दुनिया में चला जाता हूं। मैं पूरे वेस्ट की बात नहीं कर रहा, ना मैं यूरोप की बात कर रहा हूं, स्कैंडिनेवियन बदतरीन कुर्रायर्स पे गलीज तरीन। ये वो लोग थे जो तातारी तो सिर्फ जमीन पे करते थे ना, ये समुद्रों में उससे भी ज्यादा वहशी थे। किस चीज ने उनको वो दर्जा दिया है? कुत्ता मार दिया किसी का, उसके खिलाफ कॉलम, आई वाज देयर, कोई अखबारों में आया कि यार ये कितना सफाक आदमी है, पुलिस ने छोड़ दिया, उसने कहा ठीक है 3-4 बार खेत बर्बाद कर चुका है। द मैन कमिटेड सुसाइड, कौम के नाम खत लिखा, कौम से माफी मांगी, सही कि ठीक है मेरा नुकसान हुआ था लेकिन मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो हम तो माशाल्लाह जिंदा कौम है, बस ठीक है, लगे पे रहो, सही हो। करो। इफ्तिखार साहब, गंडापुर साहब कहते हैं, जो सीएम है खैबर पख्तूनख्वा के, इलाके के लोग अमन चाहते हैं लेकिन कुछ अनासर जो हैं वो मनाफरत के जरिए हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मनाफरत रोकना किसकी जिम्मेदारी है? इन्हीं की जिम्मेदारी है जो ये चढ़ाई करना चाहते हैं हर वक्त इस्लामाबाद पे। और कौन लेके आया टीटीपी को वहाँ पे? टीटीपी का इन्फ्लुएंस किसने वहाँ पे बढ़ाया वापस लाके? किसने टीटीपी के लोगों को यकीन दिलाया कि आ जाओ यहाँ पे वापस और सेटल हो जाओ जहाँ तुम्हारी मर्ज़ी आती? और जैसा कि दोस्तों ने कहा कि यहाँ पे जो तकसीम है वो बहुत करीब की तकसीम है, और वो तकसीम जो है आज से नहीं है, कई 100 साल से चली आ रही है। एक सड़क है, वो दोनों हिस्सों उस पर दोनों हिस्से जो हैं काबज़ हो जाते हैं। अब मुझे बताएं कि क्या ये काम खैबर पख्तूनख्वा का नहीं था कि सबसे पहले ईदी के मुकाबले में वो वहाँ पे पहुँचते? उनका काम था, नहीं किया उन्होंने। रज़ा रूमी जो बात कर रहा है, मैं उसकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि सूबाई हुकूमत की नाकामी है, और रज़ा रूमी में ये जुर्रत है कि उसने ये बात साफ़ तौर पे कह दी, वरना हमारे में तो ये जुर्रत नहीं है। हम तो सिंध में अगर गलती हो जाए तो हम सिंध के चीफ मिनिस्टर से इस्तीफ़ा मांगते हैं, बलूचिस्तान में अगर कोई छोटी सी गलती हो जाए तो वहाँ पर इस्तीफ़ा मांगते हैं, पंजाब में अगर चीफ मिनिस्टर कोई ऐसी चीज़ कर दे जो दूसरों को, कुछ लोगों को पसंद ना आए, तो उसका मजाक उड़ाया जाता है और इस्तीफ़े का मुतालबा किया जाता है। सूबाई हुकूमतें ज़िम्मेदार हैं आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे। जो आइन और कानून की बालादस्ती की बड़ी हम बातें करते हैं ना, हमें ये बात भी तो समझनी चाहिए और सोचनी चाहिए कि वो क्यों कर नाकाम हुई। क्या उनके इल्म में नहीं था कि वहाँ पे क्या हो रहा है? और क्या सबसे पहले रिएक्ट करना उनका काम नहीं था? वो उसकी तैयारी कर रहे थे, बख्तर बंद गाड़ियों लेके और जैकेटें पहन के किसी और जगह हमला करने की। और पैरामिलिट्री और आर्मी का वहाँ पे होना लाजमी है, क्योंकि जो वहाँ के मुकामी कायदीन हैं वो नाकाम हुए हैं, तो ये हो रहा ना। वहाँ पे कोई ऐसा फैक्टर होना चाहिए, ऐसा ताकतवर निज़ाम बनाना चाहिए। और अब ये वक्त आ गया है कि सड़क के बारे में भी फैसला करना चाहिए कि भाई बहुत मुश्किल रास्ता है, ट्रेन, इसका मुतबादल क्या है। और ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि ज़मीन के झगड़े जो हैं तो ये मुश्किल नहीं है। आप हुकूमत अगर संजीदा हो तो हुकूमत वो प्रॉपर्टी खरीद ले। जो एक प्रॉपर्टी की बिना पे साल हर साल से झगड़े चले आ रहे हैं, कितनी महंगी प्रॉपर्टी होगी, कितने खरब रुपए की प्रॉपर्टी होगी। प्रॉपर्टी खरीद ले, वो उसको ओन कर ले, उसको अपने
अवाम की किसी सहूलत के लिए इस्तेमाल करें। दुरुस्त हो गया। ये सूबाई हुकूमत की नाकामी को वफाक की हुकूमत की नाकामी न डिक्लेयर किया जाए। जो लोग टीटीपी को लाए हैं वहाँ पे और आज भी सपोर्ट कर रहे हैं वो जिम्मेदार हैं। और सुने, ये जो हो रहा है इसी इलाके के अंदर, जो परसों चौथ हुआ, अफगानिस्तान से ट्रैवल करके आए हैं टीटीपी वाले, एंड दे हैव अटैक्ड आवर नौजवान। और जो लोग उनकी मुखालफत नहीं करते, मुझे अफसोस है कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक हो गया जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।